अब एक दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण संधि थी वह थी CTBT अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। टेस्ट बैन, टेस्टिंग को निषेध करने की ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व भर में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए, विश्व भर में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए। लेकिन भारत ने इसका भी विरोध किया। भारत ने कहा वे देश जो इतना परीक्षण कर चुके हैं वे कौन होते हैं हमें रोकने वाले, और वे अपने परीक्षणों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। तो इस प्रकार भारत और कुछ देशों के गुट ने, कुछ अन्य देशों ने इस संधि को भेदभावपूर्ण बताया और इस पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो NPT और CTBT दोनों पर भारत हस्ताक्षर नहीं करता है, एक स्वतंत्र स्टैंड लेता है। ये जो संधि है CTBT, ये 24 दिसंबर 1996 से प्रारंभ होती है। अभी तक कुल 154 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इनमें से 45 ने इसका विधिवत अनुमोदन भी कर दिया है। लेकिन संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं या परमाणु विद्युत संयंत्र हैं। इतनी बड़ी संख्या का CTBT पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत द्वारा इसे अस्वीकार करना, इस संधि पर हस्ताक्षर न करना एक बहुत सोचने की बात है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम थे। फिलहाल आप जान लें कि 1996 को ये CTBT पर हस्ताक्षर होते हैं, 154 देश, 45 द्वारा अनुमोदित, लेकिन 44 अभी भी देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं या परमाणु विद्युत संयंत्र जिनके पास उपलब्ध है या परमाणु क्षमता उपलब्ध है। परमाणु क्षमता वाले ये जो 44 देश हैं, इनमें से अभी तक केवल 26 ने ही इसे स्वीकार किया है, इसे अनुमोदित किया है। लेकिन बाकी का क्या होगा? उन बाकी में भारत भी एक देश है। भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, इन्होंने अभी तक इस पर संधि करने से मना कर रखा है। तो 44 बनाम 26 के परिणाम स्वरूप CTBT को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। इसमें भारत का जो रवैया है वो कुछ दूसरा रहा है और जैसा मैंने कहा उसके अपने कारण रहे हैं, चाहे वो सामरिक कारण हो, नैतिक कारण हो या अन्य कारण हो। यदि हम इस ट्रीटी पर एक विश्लेषण करें, एनालाइज करें, CTBT को लेकर सोचें तो कुछ बातें सामने आती हैं CTBT को लेकर। पहला, यदि ये लागू होता है पूर्ण रूपेण तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित हो जाएगा। लेकिन महाशक्तियों के पास जो आणविक अस्त्र हैं, महाशक्तियों के पास जो पूर्व से आणविक भंडार हैं, हथियारों का जखीरा है आणविक हथियारों का, उसको क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आणविक शक्ति संपन्न देश आणविक शस्त्रों से लैस रहेंगे, गैर आणविक देश उन्हें आणविक शक्ति कैसे पाना ये भी नहीं मालूम होगा और उसका वो टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। CTBT से संबंधित दूसरी जो समस्या थी जिसको अधिकतर देशों को झेलना पड़ रहा था वह था कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद, अर्थात यदि जिन्होंने हस्ताक्षर किया तो हस्ताक्षर करते ही वे देश, खासकर विकासशील देश, अपनी आणविक प्रयोगशालाएं बंद करने के लिए विवश होंगे। उनके लिए बाध्य होगा कि वो किसी तरह का भी आणविक प्रयोग या उससे संबंधित प्रयोगशालाएं न रखें। ये बात विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए बड़ी समस्या थी क्योंकि वे नवोदित राष्ट्र थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र थे और
विकास की दौड़ में अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के समान आने के प्रयास था। तीसरी दिक्कत, इस संधि से आणविक प्रौद्योगिकी के लिए भी शांतिपूर्ण परीक्षण बंद करने का आदेश था। अर्थात जो भी सिग्नेटरी होंगे वे शांतिपूर्ण परीक्षण के लिए भी आणविक प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर सकते। चौथा और अंतिम, इस संधि से आणविक शस्त्र विहीन देश अपनी सुरक्षा के लिए अब क्या करेंगे? जब कुछ देशों के पास परमाणु शस्त्र हैं, कुछ के पास नहीं, वंचित कर दिया जाएगा इस संधि के माध्यम से, तो ये देश उन आणविक शक्ति देशों की ओर मुड़ेंगे और उन पर निर्भर हो जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए। उस पर भी राजनीति चलेगी। तो कुल मिलाकर इस संधि से जो गैर आणविक देश थे, जिनके पास आणविक संबंधी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई थी, प्रयासरत थे, उन्हें किसी न किसी परमाणु शक्ति देश पर निर्भर होना पड़ेगा। और निर्भर होना मतलब उनकी शर्तों पे। महाशक्ति की या तो अधीनता स्वीकार करो परोक्ष रूप से, या उनकी कुछ मनमानी शर्तें स्वीकार करो, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग। जब तक ये शक्तिशाली देश ऐसी स्थिति में गैर परमाणु देशों को चाबी भरते रहेंगे, इससे क्या होगा? उन देशों की संप्रभुता नष्ट हो जाएगी, खतरा हो जाएगा। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में वह समाप्त हो जाएगी। और यही तो चाहते थे ये CTBT पर हस्ताक्षर कराने वाले देश। ये बहुत बड़ी बुराई थी इस संधि की। परिणाम क्या होता है कि बहुत से देश दस्तखत करते हैं, पर कुछ देश रह जाते हैं, अस्वीकार नहीं करते इन शर्तों को और मना कर देते हैं। भारत उनमें से एक देश था। अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर, आणविक शस्त्रीकरण की स्पर्धा या होड़ दौड़, शस्त्रीकरण का दौर। देखिए, विषय है सुरक्षा का। इस विषय के केंद्र में विश्व की सुरक्षा पर मुख्य रूप से चर्चा होनी। निःशस्त्रीकरण उसका एक हिस्सा था जिस पर हम अभी तक बात कर रहे थे। अब देखिए, अगला विषय है वह है प्रतिस्पर्धा। इस विषय में निःशस्त्रीकरण या सुरक्षा के तहत हमको अब देखें कि क्या ऐसी आणविक या शक्तिकरण की कोई दौड़ थी, कोई होड़ थी क्या लोगों में? एक और निःशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हथियारों की होड़, अर्थात न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस, डिसआर्मामेंट नहीं, न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस। अगस्त 1945 के शुरू में अमेरिका के पास केवल 2 परमाणु बम थे, 2, और दोनों को उसने अगले 10 दिन में उपयोग कर लिया, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में, अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह में। और ऐसा किया और परमाणु बम का जो उनके पास भंडार था वो ख़त्म हो गया। भंडार 2 ही बमों का था, समाप्त हो गया। लेकिन परमाणु बम की जानकारी और भंडारण के क्षेत्र में अमेरिकी एकाधिकार तब समाप्त हो गया जब अगस्त 49 को सोवियत संघ ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। 4 वर्ष लग गए सोवियत संघ को ये तकनीक समझने में और परमाणु बम बनाने में। अमेरिका की तुलना में 4 वर्ष ज़्यादा लगे। और जैसे ही परमाणु बम रशिया बनाता है, सोवियत संघ बनाता है, अमेरिका का परमाणु तकनीक पर एकाधिकार समाप्त, अमेरिका का परमाणु ज्ञान पर एकाधिकार समाप्त, उसके भंडारण पर एकाधिकार समाप्त।
इसके बाद तो एक तरीके से देखा जाए तो एक दौड़ शुरू हो गई, हथियारों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया की बहुत सी शक्तियां आधुनिकतम आणविक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होने की प्रतिस्पर्धा में लग गई। 1945 अमेरिका, 1949 रूस, और उसके बाद रेला चला जिसमें बहुत सारे देश परमाणु तकनीक डेवलप करने में, समझने में सफल हुए, और फिर बहुत देशों में बम आए। मई 51 में अमेरिका और नवंबर 52 में सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अब परमाणु बम से हटकर हम हाइड्रोजन बम पे आते हैं, जो और ज़्यादा खतरनाक था। इसमें भी अमेरिका सफल रहा, पहला देश 1951, लेकिन उसके एक वर्ष के अंदर ही सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम डेवलप किया। 1952 में ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस, 1964 में चीन। ये सब देश अब आणविक प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। सन 74 में पोखरण में भारत में वो परीक्षण किया। सन 74 में पोखरण, इंग्लैंड, फ्रांस और इन देशों के अलावा, चीन के अलावा, अब भारत भी इसमें आ गया। और भारत का आना एक बहुत बड़ी घटना थी कई दृष्टि से, जिसका जिक्र आगे होगा। फिलहाल ये समझना है कि भारत परमाणु शक्ति बनता है 1974 में, और जिस जगह पे पहली बार परीक्षण हुआ वह है पोखरण, राजस्थान का वो क्षेत्र, अक्टूबर 57 में। अच्छा, इसके बाद 1964 में चीन भी प्रतिस्पर्धा में शामिल होता है, 74 में भारत आता है। ये हुआ परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और अन्य देशों के द्वारा आणविक हथियारों की दौड़ में शामिल होने के। अब स्पेस में भी एक तरीके से दौड़ शुरू होती है, और उस दौड़ में अक्टूबर 57 में रूसी बाजी मार ले जाता है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के मामले में अमेरिका पहला देश निकला सफल, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो रूस या सोवियत संघ पहला था जिसने सन 1957 में स्पुतनिक के सफल परीक्षण के साथ अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का युग प्रारंभ किया। अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे हमला कर सकें, और शुरुआत होती स्पुतनिक से। इस दौड़ में अमेरिका द्वारा न्यूट्रॉन बम का सफल परीक्षण किया गया, जो एक बहुत ही पैशाचिक अस्त्र है। न्यूट्रॉन बम, यदि हाइड्रोजन बम, यदि परमाणु बम से, एटॉमिक बम से एक हिरोशिमा ध्वस्त हुआ, तो एक न्यूट्रॉन बम से संभवतः पूरा जापान ध्वस्त हो जाए। इतनी बड़ी शक्ति उसमें रहती है, ऊर्जा इतनी रहती है, लेकिन ये ऊर्जा का उपयोग विनाश के लिए। इस न्यूट्रॉन बम से नरसंहार तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा उद्योग धंधों, कारखानों एवं बैंकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का संबंध सामान्य लाभ से है, मानव मूल्यों से नहीं। तो न्यूट्रॉन बम एक अलग तरीके का बम था, उन चीज़ों को प्रभावित नहीं करेगा जिससे अमेरिका का गहरा संबंध है, और गहरे संबंध के मायने कमर्शियल प्रॉफिट, आर्थिक लाभ। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार क्रमबद्ध अणु बम, हाइड्रोजन बम, उसके बाद स्पुतनिक स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर न्यूट्रॉन बम, ये दौड़ चली। एक दौर चला पूरा, जिसमें एक के बाद एक रोज नई नई तकनीक डेवलप हो रही थी, नए नए हथियार सामने आ रहे थे। परमाणु अस्त्र के क्षेत्र में अमेरिका और रूस के बाद या सोवियत संघ के बाद चीन को तीसरा स्थान मिला है। चीन हमारा पड़ोसी देश है। तो इस प्रकार कुल 6 देश हैं।
इन 6 देशों के अलावा एक और श्रेणी है देशों की, जिसमें कनाडा, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, ऐसे देश भी शामिल हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा, जिनके पास परमाणु शस्त्र निर्माण की तकनीक है, परमाणु शस्त्र निर्माण की क्षमता है। इन्होंने बम नहीं बनाए, लेकिन समझ रखी है, क्षमता डेवलप कर ली है। ज़रूरत पड़ने पर ये तुरंत अपने ज्ञान के बल पर परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार 6 देश और ये अन्य देश 1 दर्जन से भी ज़्यादा जिनकी संख्या है। पाकिस्तान ने 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली गौरी मिसाइल का परीक्षण किया है। परमाणु शस्त्रास्त्रों की इस दौड़ के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि परमाणु शक्ति विस्तार के कारण आज जो संपूर्ण विश्व है, अब वह एक ऐसे ढेर पर बैठा हुआ है कि एक चिंगारी मात्र से समस्त मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। खुदा न खास्ता कोई राष्ट्राध्यक्ष जो परमाणु शक्ति से लैस है, वह गलती से भी परमाणु बम को चलाने का जो ट्रिगर होता है, उसको गलती से भी कहीं दबा दिया तो पूरी सभ्यता का विनाश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अब विनाश के कगार पर है, बारूद के ऐसे ढेर पर बैठी है कि बस एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है समस्त सभ्यता को समाप्त करने के लिए। आणविक शक्तिकरण की यह जो भयावह स्थिति है, विश्व की सर्वाधिक गंभीर समस्या बन गई है। भयावह क्यों? क्योंकि एक चिंगारी पर्याप्त, एक गलती पर्याप्त दुनिया को समाप्त करने के लिए, और इसलिए हम बिल्कुल उसके कगार पर हैं, विनाश के कगार पर, और इसलिए ये समस्या बहुत गंभीर समस्या। संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कुर्ट वाल्डहीम, उन्होंने कहा है कि विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों के बीच आणविक शस्त्रों की जो दौड़ चल रही है वर्तमान, वह आज मानव के सामने सबसे बड़ी समस्या है, उसे वे सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। कुर्ट वाल्डहीम बहुत सफल महासचिव रहे हैं यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। उनका ये बयान परमाणु संबंधी समस्या की गहराई की ओर इशारा करता है। व्यापक परमाणु परीक्षण, निषेध संधि, जिसे CTBT कहते हम आए हैं, जिसके बारे में हमने 4-5 बिंदु पढ़े और समझने की कोशिश की कि उस संधि में क्या आपत्तिजनक है, वह संधि कैसे न्यायोचित नहीं है, वह संधि कैसे पक्षपातपूर्ण है, इसे हमने समझा। और ऐसा समझते हुए हम ये भी समझ गए कि भारत ने इस संधि को आखिरकार क्यों अस्वीकार किया। यहाँ पर हम थोड़ा सा भारत के संदर्भ में विशेष रूप से इस संधि के प्रति उसके रवैये को जरा देखें, भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है। विश्व शांति के हित की दृष्टि से भारत इस संधि को उचित नहीं मानता। उसका कहना है कि यह संधि विश्व शांति को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि अन्याय को बढ़ावा देगी। भारतीय दृष्टिकोण है कि परमाणु शक्ति संपन्न जो 5 देश हैं, अपने परमाणु शस्त्रों के समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर नष्ट करने की बात नहीं करते। ये जो 5 देश हैं, ये अपने लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं जिसमें कि परमाणु हथियारों को क्रमबद्ध तरीके से नष्ट करें, उसकी बात नहीं कर रहे। क्यों भाई? अन्य देशों को परमाणु बम नहीं बनाना है, इसकी बात पे बारंबार जोर दे रहे हैं। ये न्यायोचित नहीं है। इसलिए भारत का
इस तरह के आणविक निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम में विश्वास नहीं है। दूसरा, भारत की जो सुरक्षा है उसका बहुत कुछ संबंध चीन और पाकिस्तान से है, क्योंकि ये दोनों भारत के नेबरिंग कंट्री हैं और ये दोनों ही देश आणविक क्षेत्र में भारत से आगे ही हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान, अमेरिका की मदद से भी पाकिस्तान आणविक शक्ति बनने में सफल रहा है। इस प्रकार दो आणविक शक्तिशाली देश भारत की सीमा पर हैं और दोनों ही शत्रु देश हैं, साबित शत्रु देश, जिन्होंने भारत पे हमले किए हैं समय समय पर। तो इसलिए भारत की जो सुरक्षा है ये पाकिस्तान और चीन से प्रभावित होती है और चूंकि ये दोनों देश आणविक शक्ति के क्षेत्र में भारत से आगे हैं, इसलिए भारत अपनी सुरक्षा को या पाकिस्तान और चीन की हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो वह देश के हित में नहीं होगा, बहुत गलत होगा। इसलिए भी भारत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के मद्देनज़र CTBT पर नेगेटिव दृष्टिकोण रखता है। तीसरा कारण भारत के नज़रिए का, चीन और फ्रांस, ये दो देश ऐसे थे जो परमाणु संधि का जब दौर चल रहा था, परमाणु संधि के संबंध में जब वार्ता चल रही थी, तो ये लोग परीक्षण भी कर रहे थे, परमाणु परीक्षण। एक और शांति वार्ता, तथा कथित शांति वार्ता में शामिल थे, दूसरी ओर स्वयं परीक्षण भी किए जा रहे थे। तो स्पष्ट था कि वार्ता का उद्देश्य इन देशों के द्वारा गैर आणविक देशों पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवा लेने का है। खुद को उन्होंने रोकने से दूर रखा, खुद को उन्होंने आणविक शस्त्र परीक्षण के रोकने की प्रक्रिया से दूर रखा। शांति वार्ता चल रही है या परमाणु संबंधी मामलों पर एक तरफ बातचीत चल रही है, उसको रोकने की दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ये दोनों देश परीक्षण कर रहे थे। ये भारत को बहुत नागवार गुजरा और ये बात स्पष्ट हो गई कि ये जो दो देश हैं, इनको कम से कम निशस्त्रीकरण में तो विश्वास नहीं है। तो फिर दूसरों को किस आधार पे ये दबाव बना रहे हैं निशस्त्र होने का, इनकी मंशा सही नज़र नहीं आती। इसलिए भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चौथा कारण, भारत जो है, जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी है कि भारत एक संप्रभुत्व देश है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र देश है और देश के अंदरूनी और बाहरी दोनों मामलों में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वह निर्णय लेने में स्वतंत्र है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। किसी भी देश का किसी भी रूप में भारत पर दबाव नहीं पड़ सकता। ये जो संधि है वो इस संप्रभुता की परिभाषा के खिलाफ था, क्योंकि यदि हम संधि में हस्ताक्षर करते हैं तो भारत एक तरीके से उन देशों का पिछलग्गू हो जाएगा जो परमाणु शक्ति थे, उन देशों पर निर्भर हो जाएगा जो परमाणु शक्ति थे और उस निर्भरता का खामियाजा भुगतने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने लंबे वर्षों की लड़ाई के बाद स्वतंत्रता मिली और अब हम एक पाले से निकल के दूसरे पाले में चले गए परमाणु संधि के नाम पर। तो भारत इसके प्रति सजग था और इसलिए उसने बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लिया कि हम अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के पक्षधर हैं और ये संधि उसके राह में रोड़ा है, इसलिए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो अब कारण स्पष्ट हो गया कि भारत ने इस संधि को स्वीकार क्यों नहीं किया। आपत्तियां आपको स्पष्ट हो गई हैं और इन आपत्तियों के मद्देनज़र भारत कभी भी संधि पर हस्ताक्षर का पक्षधर नहीं रहा। संक्षेप में, भारत ने पहले 1974 में
जैसा मैंने पूर्व में बताया, पोखरण में, और उसके बाद 1998 में एनडीए के शासनकाल में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 1998 में परमाणु परीक्षण किया। और इस परीक्षण का उद्देश्य बम बनाना नहीं था। भारत ने स्पष्ट ऐलान किया कि इसका उद्देश्य तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति के क्षेत्र में विकास करना है, अर्थात परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग इस परीक्षण का मुख्य लक्ष्य है। और आज भी भारत परमाणु बम नहीं बनाया है। 18 जनवरी 2010 जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, जहां यूएनओ निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, जिसका जिक्र मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो प्रयास किए गए उसकी श्रृंखला में कर चुका हूं। 8 अप्रैल 2010 को प्राग में भी ऐसी नई सामरिक हथियार नीति, जिसे न्यू स्टार्ट संधि, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, जिसमें अमेरिका और रूस अपने अपने देशों में हथियार को सीमित करने के लिए राजी होते हैं। ये स्टार्ट कहलाता है, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले होता है। इस बात से स्पष्ट है कि आणविक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को रोककर निशस्त्रीकरण, विशेषतया आणविक निशस्त्रीकरण दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार प्रयासरत रहा है। और इसी के प्रयासों का परिणाम है कि कम से कम प्रस्ताव तो आ रहे थे, चाहे वे एनपीटी के रूप में हो, सीटीबीटी के रूप में हो, स्टार्ट के रूप में हो, आदि आदि। लेकिन कुछ अच्छे परिणाम जो जरूर आए, उसमें एक परिणाम यह था कि सोवियत संघ और अमेरिका अपने अपने हथियारों को सीमित करने पर सहमत हुए।